हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेजेंड टीचिंग में। आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2019 का पेपर है। ये दिसंबर 2019 का पेपर, इससे पहले हमने जुलाई 2019 का पेपर किया था। तो यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। और इसमें सिर्फ आज हम पेडागोजी का ही पार्ट लेंगे, इंग्लिश पार्ट। और यहाँ पर मैं स्टार्ट यहाँ पे करने जा रही हूँ इंग्लिश 2। तो ये इंग्लिश 2 वो बच्चे करते हैं जिन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज किया होता है, सीटेट का फॉर्म जब फिल करते हैं तो, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश 2 हम उठाएंगे पिछले साल की 2019 में जो पेपर आया था दिसंबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 136। इसमें ये आपसे पूछता है कि अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास, शी शुड। कि एक अध्यापक है, टीचर है, वो अपनी क्लास में लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, वो बनाना चाहता है, वो स्टैब्लिश करना चाहता है। तो उसको क्या करना चाहिए? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है इसमें, ये कहता है कि इस्टेब्लिश अ लैंग्वेज लैब, कि वो अपनी क्लास में एक लैंग्वेज लैब बनाए। दूसरे ऑप्शन में बोलता है मोटिवेट करे पेरेंट्स को, कि वो क्या खरीद के दें, बच्चों को लैंग्वेज गेम्स खरीद कर दें और एक्टिविटीज जो है वो करवाएं उनसे। तीसरे ऑप्शन में कहता है कि प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन, कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएं जहां पर बच्चे लैंग्वेज को देख सकें, नोटिस कर सकें और उसको यूज कर सकें। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे कहता है कि आस्क स्टूडेंट्स टू यूज ओनली इंग्लिश, कि सिर्फ इंग्लिश का ही यूज करें वो, और कोई लैंग्वेज यूज ना करें। ठीक है, वाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विद पीयर्स, जब आपस में बच्चे बात करते हैं क्लास में तो सिर्फ इंग्लिश का ही यूज करें। तो कह रहा है कि इसमें से वो ऑप्शन बताना है जो ये बताए कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट कब बनेगा क्लास में। तो देखिए, हमने चारों ऑप्शन यहाँ पर पढ़े। पहले ऑप्शन में लैंग्वेज की लैब की बात आ जाती है, लैब बनाई, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। लैंग्वेज लैब बेशक से आप बना लो, लेकिन लैंग्वेज लैब में आप क्या करवाओगे बच्चों से? ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन में कहता है कि बच्चों को महंगी महंगी गेम्स या एक्टिविटीज खरीद के दें पेरेंट्स जो हैं, ये बात भी ठीक नहीं है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन में कहता है कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दें कि वो उस लैंग्वेज को देखें, नोटिस करें, यूज करें। लैंग्वेज को देखें मतलब जो भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, जो भी मतलब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी उनको दिखाएं। हम पोएम्स दिखा सकते हैं, उनको स्टोरी सुना सकते हैं। तो वो पूरा जो भी कम्युनिकेशन देखें वो लैंग्वेज उसी पर, जो टारगेट लैंग्वेज है आपकी, यहाँ पर इंग्लिश की बात हो रही है तो इंग्लिश लेके चलेंगे। वो सब कुछ इंग्लिश में ही देखें, इंग्लिश में ही नोटिस करें, थिंकिंग भी वो इंग्लिश में करें और उसी को वो यूज करें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 4 क्यों गलत होगा? क्योंकि जब तक इसमें ये बोलता है कि इंग्लिश को ही मतलब क्लास में यूज करें। जैसे कि आजकल बहुत स्कूल्स में होता है कि अगर बच्चा हिंदी बोलेगा तो उसको उसके ऊपर कुछ फाइन लगा दिया जाता है कि 5 रुपीज या 10 रुपीज उसको फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाली बात आ जाती है यहाँ पे। लेकिन इन सारे ऑप्शंस को देखें तो सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है कि हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएं। तो अपॉर्चुनिटी वैसे भी पॉजिटिव वर्ड है, जहां पर इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। और अगर हम पूरा पढ़ें इसको तो भी हमारा ये बेस्ट बनता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें स्टूडेंट को कि वो उसी लैंग्वेज में चीज़ों को देखें, उसी को नोटिस करे, ठीक है, और उनको यूज करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137। इसमें ये आपसे पूछता है कि लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज अ डैश रीडिंग, कि जो बच्चों के लिए जो लिटरेचर है वो किस तरह की रीडिंग है? एडिशनल बर्डन है बच्चों के लिए, ऑथेंटिक सोर्स है,
हिंड्रेंस मटेरियल है या फिर इंस्पिरेशनल सोर्स है। तो देखिए एडिशनल बर्डन जो है लिटरेचर वो नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स होता है, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि लिटरेचर जो लिखे जाते हैं, ठीक है, वो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, मतलब पूरी तरह से ऑथेंटिक होते हैं, उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई होंगी वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक होंगी, एक्यूरेट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। हिंड्रेंस, तो हिंड्रेंस नेगेटिव वर्ड है, कोई भी किसी भी चीज को हिंडर करना, ठीक है, हिंड्रेंस मटेरियल नहीं है यहाँ पर लिटरेचर जो है। फोर्थ में कहता है इंस्पिरेशनल सोर्स, हाँ इंस्पिरेशनल सोर्स हम कह सकते हैं, इंस्पिरेशनल सोर्स है लिटरेचर, बट आपका ऑप्शन 4 से ज्यादा बेटर क्या है, 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो लिटरेचर आपको ध्यान रखने हैं ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138, इसमें ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, कि इनमें से क्या नहीं है, ध्यान रखना नॉट पूछा है, लिटरेचर की फॉर्म इनमें से कौन सी नहीं है। तो ध्यान से देखिए, लिटरेचर में क्या हो सकता है, पिक्चर बुक्स हो सकती हैं, ठीक है, पिक्चर्स मतलब जो भी बच्चों की बुक है उनमें आप पिक्चर्स के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो भी लिटरेचर में, यानी कि पिक्चर बुक का आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है थीजर्स, तो अब ये जो थीसिस हैं वो अभी छोटे बच्चों की जो लिटरेचर की बुक्स हैं, ठीक है, उसमें नहीं हो सकती, तो नॉट तो आपको मिल गया यहाँ पर, क्या नहीं हो सकता, थीजर्स नहीं हो सकते। इसके अलावा मिथ्स एंड लीजेंड्स जो हैं, ठीक है, वो आप पढ़ा सकते हो बच्चों को लिटरेचर की बुक में, आप उनको किसी टेल्स ऑफ हीरोज स्टोरीज हो गई आपकी, ठीक है, हिस्ट्री हो गई, उसके थ्रू भी बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो ये सारा फॉर्म ऑफ लिटरेचर हो सकता है सिवाय एक के, किसको छोड़कर, थीजर्स को छोड़कर, जो कि लिटरेचर का फॉर्म नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। इसमें ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान देना, अबाउट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। जहाँ पे प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होता है, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सब कुछ प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिले, ठीक है, ऐसे एनवायरनमेंट के लिए क्या चीज सही नहीं है इनमें से। तो पढ़ते हैं क्या चीज सही नहीं है। फर्स्ट ये कहता है इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रेलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर राइम स्टोरीज, की जो भी प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होता है वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रेलिवेंट मटेरियल से बना होता है, जैसे कि पिक्चर हो गई, राइम्स हो गई, स्टोरीज हो गई, तो ये बात तो ठीक है, ऐसा होता है आपका प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। सेकेंड में कहता है वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन द वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन। कह रहा है कि अगर आपने दीवारों पे कोई भी प्रिंटेड मटेरियल एक बार चिपका दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो वो रिमूव नहीं होना चाहिए पूरे सेशन के दौरान। तो ऐसा तो नहीं है, क्यों नहीं है, एक बार आपने कुछ दीवार पे अपने अकॉर्डिंग जो बच्चों को आप सिखाना चाहते हो वो चिपका दिया, वो पूरा पेस्ट कर दिया, लेकिन जब वो बच्चों को समझ आ गया, आपको लगता है कि नहीं अब यहाँ पर कोई भी स्लोगन है या फिर कोई भी पिक्चर्स है, ठीक है, या जैसे आपका मैप हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो हटा के आप कुछ नई चीज लगाना चाहते हो, तो इसके लिए पूरी छूट है, आप लगा सकते हो, और लगाना अच्छा भी है, क्योंकि जैसे जैसे आप जो मटेरियल है चेंज करोगे उसी के हिसाब से बच्चे जो है प्रोग्रेस करेंगे, वो नई नई चीजें भी याद करेंगे। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो नॉट पूछा था, तो सेकंड ऑप्शन आपको मिल गया है नॉट। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। आगे के ऑप्शन में कहता है पिक्चर्स गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स पर्सन्स एंड हैपनिंग, कि जो पिक्चर्स हैं वो बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देती हैं कि बच्चे उन चीज़ों के बारे में बात कर सकें, ठीक है, जो पिक्चर्स में दिखाई दे रही है, ठीक है, पर्सन्स और हैपनिंग्स जो भी पिक्चर में देख रहे हैं उनके साथ उनके लिए बात कर सकें, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। फोर्थ में कहता है एनकरेज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पोएम, जो पिक्चर्स को देख के बच्चे खुद की अपनी पोएम बना सकते हैं, पोस्टर्स खुद का बना सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं, और उनको भी क्लास में दिखा सकते हैं। तो ऐसा इसके लिए भी इनकरेज करती हैं आपकी जो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होता है, तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। यानी कि एक ही चीज रॉन्ग थी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, और नॉट करेक्ट ही आपसे पूछा है। तो 139 का ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 140। इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है, a teacher gives a task of dialogue completion to class 5th student, कि टीचर बच्चों को क्या काम देता है, डायलॉग कंप्लीशन का टास्क देता है। द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी, तो डायलॉग कंप्लीशन के टास्क से किस तरह की जो लैंग्वेज की लर्निंग है वो पॉसिबल है। तो इसमें ऑप्शन है आपका टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, की स्ट्रक्चर की टीचिंग करना, द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कि आप स्पोकन और रिटन फॉर्म को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही बातें अभी तक समझ नहीं आती हमें, दोनों बात गलत है। थर्ड में कहता है टू फैसिलिटेट कन्वर्जेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलिक एक्सप्रेशन, कि बच्चों को फैसिलिटेट करना, प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, किसके लिए, कन्वर्जेशन के लिए, कि वो आपस में बातचीत करें। तो ये बात आपकी थोड़ी सी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोलता है ये, कि टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक, फीडबैक देना एरर्स के लिए, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 141। इसमें आपसे पूछता है यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स, कि रियलिया जो है, ठीक है, उसको आप यूज करना चाहते हो लैंग्वेज क्लास में, तो आपको क्या लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। मींस ब्रिंगिंग, क्या ब्रिंग करना पड़ेगा आपको क्लास में, रियल लाइफ सिचुएशंस, तो क्लास में तो रियल लाइफ सिचुएशंस जो है आप नहीं पैदा कर सकते ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा एनवायरनमेंट में, बट यहाँ पर क्लास की बात हो रही है, लैंग्वेज क्लास की। नेक्स्ट कहता है रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, आप ऐसी चीजें ला के दिखा सकते हो, ठीक है, जिससे थोड़ा बहुत रियल लाइफ जो है वो बच्चे को समझ आए। तो यानी कि रियल लाइफ से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप एज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ठीक हो जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर द लर्नर, तो ये भी नहीं है, रॉन्ग आपका। रियल लेवल ऑफ चाइल्ड, ये भी बिल्कुल गलत है। रियल लेवल ऑफ चाइल्ड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 142। इसमें ये बोलता है द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स, कि जो इंडियन क्लासरूम्स होते हैं वहाँ पे जो मल्टीलिंगुअल नेचर होता है, ठीक है, यानी कि मल्टीलिंगुअल मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेज से रिलेटेड बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, जिनकी एक अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो ये कह रहा है कि मस्ट बी यूज एज अ रिसोर्स, उनको आपको रिसोर्स की तरह लेना यूज करना चाहिए, सो दैट, ताकि। तो इसको पूरा करना है अपने सेंटेंस को, क्यों करना चाहिए। इसमें फर्स्ट कहता है एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, ये बिल्कुल ठीक बात लग रही है हमें, कि हर एक बच्चा जो है वो क्लास में सिक्योर फील कर सके और एक्सेप्टेड फील कर सके, ठीक है। मतलब सिक्योर फील करना मतलब मान लो आप किसी बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है आपकी, हिंदी इंग्लिश में से नहीं है, और आप ऐसी क्लास में चले जाते हो जहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की भाषाएं बच्चे बोलते हैं, ठीक है, और वहां पर सपोज आपकी भाषा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं आएगा कि आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। तो आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे, टीचर्स के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ना ही आपकी लर्निंग अच्छे से हो सकती है। इसका मतलब क्या, आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करवा पाएंगे। तो वहां पर क्या होना चाहिए क्लास में, एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, ऐसा क्लासरूम वहां पर बनना चाहिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, हर एक बच्चा एक लेवल का सीखे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर एक बच्चा अलग होता है, एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो वो एक लेवल का नहीं सीख सकता। चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस, एक बच्चा कई सारी लैंग्वेज सीखे, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्लास के वहाँ बैठे हैं, तो बच्चा जो है उनसे एक दूसरे से लैंग्वेजेस बहुत सारी सीख ले, थोड़ा बहुत सीख सकता है, बट इतना नहीं कि
बच्चा एकदम से एक्सपर्ट हो जाए, तो ये भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमें नहीं लगता। द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो मल्टीलिंगुअल जो क्लास है उससे क्या फ़ायदा होता है, कह रहा है कि टीचर जो है डेवलप करता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो ये बात भी ज़्यादा बेटर नहीं है, तो हमारे फर्स्ट वाली जो बात है, पहली वाली, वो ज़्यादा अच्छी बात है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 142। इसमें आपसे पूछता है, सॉरी 142 नहीं, आपका 143 क्वेश्चन नंबर है। 143 क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 1 स्टार्ट्स विद पिक्चर पोएम एंड स्टोरीज, की इंग्लिश की जो बुक है क्लास 1 के बच्चों की, उसमें वहां से कहाँ से शुरुआत होती है, वहां पे पिक्चर से, पोएम से और स्टोरीज से, और कहाँ पे खत्म होती है बात, खत्म होती है अल्फाबेट्स पे। ठीक है, यानी कि आप पिक्चर्स, स्टोरीज और पोएम से होते हुए कहाँ पर आ रहे हैं, अल्फाबेट्स पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट, तो ये किस तरह की अप्रोच है, इलेक्ट्रिक अप्रोच है आपकी, बॉटम अप है, टॉप डाउन है, या लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम LAC अप्रोच है। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप क्या कहते हैं, बड़ी चीज से छोटी पर आते हैं, यानी कि पिक्चर, स्टोरीज और पोएम्स जो हैं, ये एक आपकी बड़ी चीज है। ठीक है, इससे आप छोटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अल्फाबेट्स पे जा रहे हैं, ABCD पर। ठीक है, तो इस तरह की अप्रोच को कहते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच। क्या बोलते हैं हम इसको, टॉप डाउन अप्रोच इसको बोला जाता है। और इसका अगर उल्टा होता कि आप अल्फाबेट से उसकी तरफ जाते, अपोजिट होता, तो वहां पर आपकी बॉटम अप अप्रोच होती। बट यहाँ पर क्या है, टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। इसमें आपसे पूछता है व्हाइल चेकिंग द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड हैज रिपीटेडली मेड सम एरर्स, कि बच्चों ने बहुत सारी एरर्स की हैं। वो ये देखता है किस तरह की एरर की है बच्चों ने, बी को डी लिखा है, एम को उन्होंने डब्ल्यू लिखा है। तो देखते ही बात समझ में आ जाती है, हमने ये पहले भी पढ़ा था, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ठीक होगा। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे पढ़ने से संबंधित, ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं, डाइसलेक्सिया बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको समझाई हुई है। ठीक है, डाइसलेक्सिया बोला जाता है आपको। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। इसमें ये बोलता है कि अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शंस एंड जेस्चर, कि जो टीचर है वो स्टोरी पढ़ा रहा है बच्चों को, स्टोरी पढ़ाता है बच्चों को, और क्या दिखाता है, एक्शन और जेस्चर्स, अपने एक्शन शो करता है, अपने हाव भाव जो है, फेस के एक्सप्रेशंस हो गए, हाथों को मूव करना, ठीक है, इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स हैं वो शो करता है। इसके बाद ये कहता है कि आफ्टर दिस शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी इन द ग्रुप। अब वो बच्चों को बोलता है कि ग्रुप बनाओ और ग्रुप में बैठ के क्या करो, स्टोरीज को पिक्चर की फॉर्म में ड्रॉ करो। ठीक है, अभी आगे पूछता है व्हाई डू यू थिंक शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी। आपको क्या लगता है कि टीचर ने बच्चों को ऐसा क्यों बोला होगा। तो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। ऑप्शंस में ये कहता है, फर्स्ट में कहता है शी वांटेड टू असेस देयर कलरिंग और ड्राइंग स्किल, कि वो देखना चाहते हैं बच्चे कलर कैसा भरते हैं पिक्चर में, ड्राइंग कैसी करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो समझ नहीं आती। आगे देख लेते हैं। अगले ऑप्शन में कहता है शी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर लेसन प्लान सो शी एंगेज्ड देम इन ड्राइंग। ये कह रहा है कि उसने अपना जो लेसन है, जो लेसन प्लान घर से बना के लाई थी टीचर, उसके अकॉर्डिंग अपना लेसन फिनिश कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, इसलिए उसने उनको ड्राइंग में आगे एंगेज कर दिया, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। तो ऐसा तो नहीं है, अगर उसका पूरा लेसन प्लान के अकॉर्डिंग लेसन कंप्लीट हो जाता तो क्लास वहीं पर
फिनिश हो जाती, क्लास भी खत्म हो जाती, क्लास चल रही है, इसका मतलब अभी उसने काम दिया हुआ है ना बच्चों को ड्राइंग का, इसका मतलब उसका लेसन प्लान जो है वो फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, आगे थर्ड ऑप्शन देखते हैं। उसमें कहता है शी वांटेड टू असेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी। ये थोड़ा सा समझ आता है कि वो क्या देखना चाहती है, बच्चों की कॉम्प्रिहेंसिव स्किल देखना चाहती है। ठीक है, तो ये ठीक है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में कहता है शी वांटेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन व्हाइल ड्राइंग। ये देखना चाहती है बच्चे ड्राइंग में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। आई बात समझ में इतनी? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। तो देखिए क्या बोलता है इसमें। इस क्वेश्चन में पूछता है कि एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर। जो एक्टिव वोकैबुलरी होती है उसमें किस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो एक्टिव वोकैबुलरी जो होती है वो इस तरह की वोकैबुलरी होती है जहां पर आप ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जो आपकी डेली लाइफ में अक्सर ज्यादातर यूज होते ही होते हैं, तो यूज फ्रीक्वेंटली। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछता है 147 में, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री इज डैश। कि पोइट्री पढ़ाने का, जो बच्चों को आप पोइट्री पोएम पढ़ाते हैं उसका मेन एम जो है, मेजर एम क्या है। तो वोकैबुलरी की डेवलपमेंट करना है, इंजॉयमेंट और पार्ट एप्रिसिएशन करना है, या ग्रामर की डेवलपमेंट करना है, या फिर बच्चों को पोएट बनाना है। तो बच्चों को पोएट बनाना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है उनके आगे की डेवलपमेंट पे और उनके इंटरेस्ट पे कि वो पोइट बनते हैं या नहीं बनते। फिलहाल हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को पोइट बनाए। ग्रामर भी, आप ग्रामर थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, पोएम पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, तो ग्रामर कैसे डेवलप होगी। तो डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर भी गलत हो जाता है। वोकैबुलरी का डेवलपमेंट हो सकता है कि पोएम से कुछ कुछ वर्ड्स वो सीख जाए, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो है वो इंजॉय कर रहा है और अप्रिसिएशन उस आ रहा है, अप्रिसिएशन का जो फीचर है वो उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी के ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 147 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछता है। इसमें ये पूछता है कि मॉर्फीम इज दी। मॉर्फीम क्या होते हैं। तो आपके जो मॉर्फीम होते हैं वो किसी वर्ड के मीनिंग के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। मतलब कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मीनिंग, आप ये बोल सकते हैं, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। ठीक है, उनको मॉर्फीम बोला जाता है कि ऐसे छोटे शब्द, ठीक है, ऐसे छोटे वर्ड्स जो आप किसी दूसरे वर्ड्स के साथ लगाने पे उनका मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं। तो मॉर्फीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें ये भी था, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे वर्ड्स क्यों नहीं आ सकता। कि आपका ऑप्शन नंबर 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड क्यों नहीं आ सकता। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड या फिर आप जो साउंड जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो मॉर्फीम नहीं होती, वो क्या होती है आपकी, ठीक है, फोनीम्स होते हैं वो। तो यहाँ पे मॉर्फीम जो होती है मीनिंग, ध्यान रखना है, M4 मीनिंग, ऐसे याद रखना है इसको आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 149 में पूछता है आपसे ये, a teacher of class second uses learner's knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language। कि बच्चों को ऐसे पढ़ाता है वो, ठीक है, क्या पढ़ाना चाहता है कि उसकी मदर टंग और लैंग्वेज के बीच में ब्रिज बने। ठीक है, तो here learners language is used in teaching English as a। तो यहाँ पर जो लर्नर की जो लैंग्वेज है, यानी कि कौन सी लैंग्वेज, मदर टंग की बात कर रहा है, वो किस तरह का काम कर रही है इस तरह की, इसमें इंग्लिश सीखने में। ठीक है, तो वो क्या हिंड्रेंस का काम कर रही है, ट्रांसलेशन का काम कर रही है, रिसोर्स का या पैटर्न का। हिंड्रेंस का काम वो कर नहीं रही, ट्रांसलेशन थोड़ा ठीक हो सकता है, पैटर्न तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन आपका है रिसोर्स यहाँ पर। ठीक है,
तो इसका मतलब फिर यहाँ पर ट्रांसलेशन भी गलत हो जाता है, क्योंकि वो एज अ रिसोर्स का काम कर रही है। रिसोर्स मतलब अगर आप किसी एक लैंग्वेज को रिसोर्स बनाते हुए दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं तो आप दूसरी लैंग्वेज को बहुत इजीली अच्छे से सीख सकते हैं, जैसे कि हम लोग इंडिया में सीखते हैं। ठीक है, तो हमारी जो हिंदी है वो हमारे लिए रिसोर्स का काम करती है, तो हिंदी को हम रिसोर्स मानते हुए क्या सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका 149 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 150। इसमें आप सिंपल सा क्वेश्चन है, BICS की फुल फॉर्म ये पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज होती हैं, एक होता है BICS और एक होता है आपका HICS। BICS होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। की दो लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए जो बेसिक स्किल जो चाहिए होती है उसको हम कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। और इसका ही दूसरा एक हायर फॉर्म होता है HICS, वहां पर H डिनोट करता है हायर को। ठीक है, हायर इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, तो दो वर्ड्स होते हैं ये। ठीक है, इनको ध्यान रखना है आपने। तो आपका 150 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। आई होप इतना क्लियर हुआ है आपको। तो ये क्वेश्चन पेपर आज हमने उठाया था, ये क्वेश्चन पेपर था दिसंबर 2019 का पेपर था ये। इससे पहले हम जुलाई का जो पेपर है वो भी कर चुके हैं 2019 का। ठीक है, तो आई होप इतना सबको क्लियर है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कोई भी डाउट होगा तो जरूर रिप्लाई करूंगी। आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी मैंने मेंशन की हुई है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, और आप इसको लाइक करें ना करें वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।